हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फिल्मी प्रोफेसर। एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार मिर्जापुर का तीसरा सीजन आ चुका है। तो चलिए सीजन शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। सीजन की स्टार्टिंग में हम हमारे फेवरेट कैरेक्टर मुन्ना भैया को देखते हैं, पर सो सैड कि अब वो जिंदा नहीं है। उनकी वाइफ माधुरी मुन्ना भैया का अंतिम संस्कार करती है। तब उनका पीए माधुरी को गुड्डू पर एक्शन लेने के लिए बोलता है। ये सुन के माधुरी उससे कहती हैं, मुन्ना की मौत गुड्डू की वजह से नहीं बल्कि मिर्जापुर की गद्दी की वजह से हुई है और हमको उस गद्दी को खत्म करना है। अगले सीन में हम गुड्डू भैया के पापा को देखते हैं, जो कि एसपी मौर्य के मर्डर करने के जुर्म में खुद को सरेंडर कर देते हैं और कोर्ट उनको जुडिशियल कस्टडी में भेज देता है। जेल जाते वक्त गुड्डू भैया अपने पापा से मिलने आते हैं और उनको अपनी हेल्प ऑफर करते हैं, पर वो गुड्डू की बात नहीं मानते और उससे कहते हैं थाने में हमारा स्कूटर खड़ा है, उसको घर पर छोड़ देना। वहीं अगले सीन में हम माधुरी को देखते हैं, उससे मिलने शरद आता है। वो अपनी सहानुभूति उसको देता है और कहता है कि हमारा पूरा सपोर्ट रहेगा आपको। जिस तरह हमारा और मुन्ना का रिलेशन था, हम आपके साथ वैसा ही रिलेशन रखना चाहते हैं। ये सुन के माधुरी उससे कहती है, ठीक है, पर भय मुख्य उत्तर प्रदेश के दायरे में आप भी आते हैं, आपको उसमें कोई छूट नहीं मिलेगी। जाते जाते शरद माधुरी से कालीन भैया के बारे में पूछता है। तब वो उसको बताती है कि अभी तक तो उनका कुछ पता नहीं चला है। अगले सीन में हम गोलू को देखते हैं, जो कि एक सेंसिटिव इलाके में किसी को ढूंढ रही होती है, मे बी कालीन भैया को। तभी उसको एक मैटर के बारे में पता चलता है और वो दोनों पार्टी के बीच में कॉम्प्रो करवा देती है और वहां से जाने लगती है। तभी वहां के लोकल बाहुबली उसको रोक लेते हैं। तब गोलू उनको बताती है कि हमें मिर्जापुर के बाहुबली गुड्डू पंडित ने भेजा है, हम किसी को यहाँ ढूंढ रहे हैं, हमारा आपके साथ कोई मैटर नहीं है। तब वो बाहुबली उससे कहता है, गुड्डू पंडित पूर्वांचल को चलाएगा ये अभी तय नहीं हुआ है, ये डिसाइड होगा सभी बाहुबलियों की सहमति के बाद। फिर हम गुड्डू को देखते हैं, जो कि अपने पापा की बात मान के थाने में उनका स्कूटर उठाने आता है और उसको स्टार्ट करके खुद घर ले जाता है। वहीं लखनऊ में माधुरी डीजीपी के साथ मीटिंग करती है और गुड्डू को मारने का प्लान बनाती है। उसको लगता है कि गुड्डू ने बीना और उसके बच्चे को हॉस्टेज बना के रखा हुआ है, इसलिए वो कोई डायरेक्ट एक्शन गुड्डू पे नहीं लेती। साथ ही वो डीजीपी को कालीन भैया को ढूंढने के लिए भी बोलती है, क्योंकि कालीन भैया उसकी गवर्नमेंट में मिनिस्टर हैं। अगले सीन में हम बीना और उसके बच्चे को देखते हैं। उसका बेटा बहुत देर से रो रहा होता है। तभी उसकी काम वाली जैसे ही टीवी पर नेशनल ज्योग्राफी लगाती है तो वो तुरंत चुप हो जाता है। ये देखकर आपको भी शक हो रहा होगा जैसा बीना को होता है। जी हाँ, उसको भी डाउट होता है कि इस बच्चे का बाप कौन है रियल में। तभी गोलू वहां आती है, वो थोड़ा परेशान रहती है। तब बीना उससे कहती है, इतना टेंशन मत लो, आराम से कोई रास्ता ढूंढो। तब गोलू उसको बताती है कि एक हफ्ते में सभी बाहुबलियों की मीटिंग है, जहां पे वो डिसाइड करेंगे कि पूर्वांचल को कौन चलाएगा। साथ ही वो बीना को बताती है कि कालीन भैया की बॉडी के बिना दावेदारी करना और भी मुश्किल है। तब बीना उससे कहती है, उनको किसी ने छुपा कर रखा है और ये काम तो कोई अंदर वाला ही कर सकता है। रात को गोलू यही सारा मैटर गुड्डू को बताती है और उससे कहती है कि हमको सभी बाहुबलियों को संपर्क करके अपनी पोजीशन स्ट्रांग करनी होगी। ये सुन के गुड्डू सभी बाहुबलियों को मिर्जापुर आने के लिए कहता है। अगले सीन में हम शरद को देखते हैं, जो कि अपनी ही सेटिंग में लगा रहता है। वो कुछ बाहुबलियों को घर पर बुलाता है और उनको अपनी साइड कर लेता है। साथ ही वो उनको बाकी लोगों को भी कांटेक्ट करने के लिए कहता है। इसके साथ ही वो अपनी पोजीशन को और पावरफुल करने के लिए मेरठ के बाहुबली से मिलता है, जो कि इस इलेक्शन में मीडिएटर का काम कर रहे हैं। अगले दिन गुड्डू के पास एक आदमी आता है और उसको इलेक्शन की प्रोसेस के बारे में बताता है। साथ ही वो उसको शरद की प्लानिंग के बारे में भी बताता है। उसकी बात सुन के गोलू भी गुड्डू को मीटिंग में जाने के लिए बोलती है और कहती है कि ये गेम हमको बिना वायलेंस के खेलना पड़ेगा। ये सुन के गुड्डू कहता है, वायलेंस तो हमारी यूएसपी है। तब वो आदमी बताता है कि मीटिंग में एक सिटी से एक ही इंसान जा सकता है। तब गुड्डू गोलू को मीटिंग अटेंड करने को बोलता है और वहां से चला जाता है, पर गोलू उसको समझाती है कि ये काम आपको खुद ही करना पड़ेगा, मैं वहीं बाहर आपका वेट करूंगी। और फिर मीटिंग वाला दिन आ जाता है। पूर्वांचल के सभी बाहुबली वहां आते हैं
और इस मीटिंग को मेरठ के बाहुबली मैनेज कर रहे होते हैं। वहां पे गुड्डू और शरद के बीच छोटी सी फाइट हो जाती है। अब मेरठ के बाहुबली को भी ये दिख जाता है कि गद्दी के सिर्फ 2 ही दावेदार हैं, गुड्डू और शरद। तब वो उन दोनों को अपनी योग्यता साबित करने के लिए दशहरे तक का समय देता है और कहता है कि इस बीच कोई भी खून खराबा नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर हमें इस प्रोसेस में इंटरफेयर करना पड़ेगा। मीटिंग के बाद गुड्डू शरद से पूछता है किसके दम पर इतना उछल रहे हो। शरद उसको कोई जवाब नहीं देता और वहां से चला जाता है। तब गुड्डू समझ जाती है कि कालीन भैया इसके पास ही है और फिर हम देखते हैं शरद ने कालीन भैया को शिवान में छुपा कर रखा है त्यागी जी के पास। और फिर दोस्तों बहुत वेट करने के बाद कालीन भैया का पहला लुक हमको दिखाया जाता है। कालीन भैया कोमा में रहते हैं और उनका ट्रीटमेंट चल रहा होता है। एपिसोड 2 की स्टार्टिंग में हम यूपी एसटीएफ की टीम को देखते हैं। ये पुलिस वाले कुछ गैंगस्टर्स का एनकाउंटर करते हैं। तभी इनको आईजी का कॉल आता है और वो पूरी टीम को मिर्जापुर जाने का ऑर्डर देते हैं। इसका मतलब मिर्जापुर में कोई एक्शन होने वाला है। वहीं शिवान में शरद और त्यागी कालीन भैया के साथ बैठे रहते हैं। तभी वहां दद्दा त्यागी आते हैं और कालीन भैया का हालचाल लेते हैं। तब डॉक्टर उनको बताता है कि 10% चांस है कि वो बच जाएंगे। ये सुन के दद्दा त्यागी कहते हैं बाहुबलियों के लिए 10% बहुत होता है, त्रिपाठी जी जी जाएंगे। वो शरद से पूछते हैं कालीन भैया तो तुम्हारे सबसे बड़े दुश्मन थे, फिर तुमने उनकी जान क्यों बचाई। तब शरद उनसे कहता है जब रिश्तों में प्यार की जगह पावर इंपॉर्टेंट लगने लग जाए तो नफरत आ ही जाती है। ये कह के वो दद्दा त्यागी के छोटे बेटे का टॉपिक छेड़ देता है और ये बात सुन के त्यागी जी एक अजीब सा रिएक्शन देते हैं। यहाँ तो मुझे भी शक होता है कि सीजन 2 के शूट आउट में कौन सा भाई मरा था। अगले सीन में हम देखते हैं एसटीएफ की टीम गुड्डू पे नजर रख रही होती है। एक स्नाइपर टंकी पे बैठकर गुड्डू को शूट करने की कोशिश करता है पर उसको गुड्डू का क्लियर शॉट नहीं मिलता। घर से निकलकर गुड्डू सीधा कालीन भैया की फैक्ट्री में जाता है। एसटीएफ वहां भी उसका पीछा करती है। वहां हमको पता चलता है कि गुड्डू ने कालीन भैया के घर के साथ साथ उनके बिजनेस पे भी कब्जा कर लिया है। फैक्ट्री में गुड्डू अपने गन्स के सप्लायर से मिलता है। वो लोग उसको बताते हैं कि मार्केट बहुत गर्म चल रहा है पर आप लोग हमको गन्स की सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। तब गुड्डू फैक्ट्री के वर्कर से मिलता है और वापस से काम चालू करवाता है। और वहीं गोलू अपने कॉलेज में जाती है और वहां से कुछ गुंडे बदमाशों को सेलेक्ट करती है और उनको जॉब देती है। उन लड़कों के ज्वाइन करने के बाद गन्स का बिजनेस फिर से चल पड़ता है और कट्टों का प्रोडक्शन चालू हो जाता है। वहीं अगले सीन में हम गुड्डू के पापा को देखते हैं जो कि जेल पहुंच जाते हैं। जेल के अंदर उनको लाला दिखते हैं। जी हाँ, वो भी अभी तक जेल में ही हैं। पुलिस ने उस पे ऐसा केस बनाया है कि उसको बेल नहीं मिल रही थी। वहीं गुड्डू की फैमिली भी अपनी पूरी कोशिश करती है अपने पापा को जेल से निकलवाने के लिए। अगले सीन में हम गोलू और गुड्डू भैया को देखते हैं। उनसे मिलने गोलू के पापा आते हैं। वो बताते हैं कि जेपी यादव ने मुन्ना के मरने से पहले अफीम के खेत उसको अलॉट कर दिए थे और उसकी मौत के बाद वो सारे खेत कालीन भैया की बजाय माधुरी के नाम पर हो गए हैं। तब बीना वहां आती है और कहती है कि हमको तो अफीम से मतलब है, फिर चाहे वो कहीं से भी आए। वो गुड्डू को लाला का नाम सजेस्ट करती है। ये सुन के गोलू कहती है कि वो रास्ता डेड है। तब बीना कहती है ट्राई तो किया जा सकता है। वहीं हम शरद को देखते हैं। वो लाला से मिलने जेल जाता है। शरद लाला के साथ एक डील करता है। वो उसको बेल के बदले अफीम की सप्लाई मांगता है। लाला वैसे भी बहुत डेस्परेट रहता है बाहर आने के लिए, तो वो उसको हाँ बोल देता है। अगले सीन में हम माधुरी को देखते हैं। वो अपनी कैबिनेट के साथ मीटिंग कर रही होती है। इस मीटिंग को देख के लगता है कि माधुरी की कुछ खास पकड़ नहीं रहती अपनी कैबिनेट पे। वो लोग उसकी बातों को सीरियसली नहीं लेते। तब माधुरी का पीए उसको शरद के बारे में बताता है। वो कहता है कि शुक्ला जी कोई प्रस्ताव रखना चाहते हैं, पर माधुरी उसको मना कर देती है। सीम्स लाइक अ गुड लेडी। वहीं अगले सीन में गुड्डू भैया के पास मिस्टर पूर्वांचल में चीफ गेस्ट बनने का इनविटेशन आता है, जिसको वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। तब गोलू गुड्डू को बताती है कि मैं भदोई जा रही हूँ काम से, जब मैं वापस आ जाऊंगी तब हम वहाँ साथ में चलेंगे। एसटीएफ भी इसी कंपटीशन में गुड्डू को पेलने का प्लान कर रही होती है और फिर गोलू भदोई के लिए निकल जाती है। भदोई में एक कवि सम्मेलन चल रहा होता है।
वहां पे गोलू एक पॉलिटिशियन से मिलती है और उससे जेपी यादव के साथ मीटिंग फिक्स करने को बोलती है। उसी सम्मेलन में एक लड़का पोयम पढ़ता है जिसमें वो नेता लोगों को गाली देता है, जिसके बाद उसको पुलिस वाले पकड़ लेते हैं। अब रात को हम देखते हैं कि गुड्डू भैया बिना गोलू के मिस्टर पूर्वांचल के कंपटीशन में चले जाते हैं और फिर हमको पता चलता है कि एसटीएफ ने गुड्डू भैया की फील्डिंग वहां ऑलरेडी लगाई हुई है। कंपटीशन में पहुंचकर गुड्डू भैया को पता चलता है कि इन लोगों ने एक भोजपुरी स्टार को भी एज अ चीफ गेस्ट बुलाया है। वहीं गोलू वापस आते वक्त चेकिंग में फंस जाती है। वहां पे उसको अपने पापा दिखते हैं। तब वो उसको बताते हैं कि लखनऊ से ऑर्डर आया है, कोई टिप है। तब गोलू वहां से अपनी गाड़ी निकलवा के गुड्डू भैया के पास पहुंचने के लिए निकल जाती है। वहीं माधुरी का ग्रीन सिग्नल मिलते ही एसटीएफ गुड्डू के लोगों को मार देती है और उस पे भी अटैक करती है। पर गुड्डू भैया दूसरे एपिसोड में थोड़ी ना मरेंगे, वो एसटीएफ की टीम को पेल देते हैं। वहां पर बहुत गोलियां चलती हैं जिसमें आम लोग भी घायल होते हैं और एक एक करके गुड्डू भैया एसटीएफ के सारे पुलिस वालों को मार देते हैं। वहां पे गुड्डू भैया अपना दिमाग लगाते हैं और पुलिस वालों की गन से भोजपुरी स्टार को मार देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि कालीन भैया को फाइनली होश आ जाता है और यहीं पे एपिसोड 2 खत्म होता है। एपिसोड 3 की स्टार्टिंग में हम रॉबिन को देखते हैं। वो जेल में गुड्डू भैया के पापा से मिलने आता है। यहाँ हमको पता चलता है कि अंकल केस लड़ने से मना कर रहे हैं और प्रोसिक्यूशन उनको फांसी की सजा दिलाने के पीछे पड़ा हुआ है। रॉबिन उनको समझाता है और कहता है कि मैं मम्मी और डिम्पी के साथ हूँ। वहीं शिवान में कालीन भैया से मिलने शरद आता है। तब कालीन भैया को पता चलता है कि मुन्ना अब नहीं रहा। कालीन भैया शरद से पूछते हैं कि तुमने मुझे क्यों बचाया। तब शरद एक सेंटी सा डायलॉग मारता है और उनको अपनी साइड कर लेता है। वहीं गोलू के पास त्यागी जी का कॉल आता है और दोनों एक दूसरे को पेल के धमकी देते हैं। गोलू यहाँ पे छोटे की मौत का बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं करती है। ये देख के त्यागी जी को गुस्सा आ जाता है। वहीं घर के बाहर गुड्डू भैया अपना दरबार लगा के बैठे होते हैं और वहाँ पे उनके पास एक मैटर आता है जिसमें एक लड़का झूठ बोल के एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में आता है। तब गुड्डू भैया को पता चलने पे वो उस लड़के की नसबंदी करवा देते हैं। छोटे मोटे मैटर से डील करने के बाद गुड्डू भैया और गोलू अफीम के नए डीलर के साथ डील करते हैं। वहीं लखनऊ में मिर्ज़ापुर में हुए कांड के बाद हंगामा मच जाता है। मीडिया वाले पुलिस और सीएम से सवाल जवाब करते हैं। वहीं आईजी होम मिनिस्टर से मिलने जाता है। तब होम मिनिस्टर उसको सीएम का स्टेटमेंट दिखाता है जिसमें माधुरी आईजी को सस्पेंड कर देती है। अगले सीन में हम माधुरी को देखते हैं। उसका पीए उससे कहता है हमको पेपर्स की हेडलाइन चेंज करनी होगी, इसके लिए हमें आम बाग का प्रोजेक्ट फिर से स्टार्ट कर देना चाहिए। ये सुन के माधुरी कहती है हमारे पास फंड्स कहाँ हैं इसके लिए। तब वो उसको बताता है कि आपके पापा के टाइम पे जेपी यादव फंड्स के कलेक्शन किया करते थे, उनके बहुत बड़े कॉन्टैक्ट्स थे। ये सुन के माधुरी कहती है चाचा जी जहाँ हैं उनको वहीं रहने दो। तब वो कहता है फिर तो आपको नए समीकरण बिठाने पड़ेंगे और फिर माधुरी शरद को मिलने के लिए बुलाती है। शरद उसके लिए जॉइंट लाता है और माधुरी से कहता है मुन्ना हमसे कुछ नहीं छुपाते थे और फिर जॉइंट पिला के वो माधुरी को अपनी साइड कर लेता है। वहीं जेल में लाला गुड्डू के पापा के पास आता है पर अंकल उसको ज्यादा भाव नहीं देते। शिवान में त्यागी अपनी फैमिली के सामने थोड़ा अजीब बिहेव करता है। रात को जब उसकी बेटी सो जाती है तब हमारे सारे डाउट क्लियर हो जाते हैं कि कौन सा भाई मरा था उस दिन। बेड पे त्यागी की वाइफ सेक्स करने के लिए पूछती है पर वो उससे दूर हो जाता है और तबीयत खराब होने का बहाना बता के सो जाता है। ये देख के साफ साफ समझ आ जाता है कि ये छोटे त्यागी हैं और उस दिन बड़े त्यागी मारे गए थे। छोटे हम सबका दिल जीत लेते हैं अपनी भाभी के साथ कुछ ना करके। वहीं हम गोलू को देखते हैं जिसको उसका खबरी बताता है कि शरद की गाड़ी हफ्ते में 2-3 बार बिहार में एंटर होती है। तब गोलू को लगता है कि शरद ने कालीन भैया को बिहार में ही कहीं छुपा कर रखा है। वो उसको पता लगाने को बोलती है कि शरद की गाड़ी कहाँ जाती है। वहीं माधुरी अपने अफीम के खेत शरद को दे देती है और उसके बदले में वो उससे 5 करोड़ रुपए पार्टी फंड में जमा करवाने के लिए कहती है ताकि वो आम बाग प्रोजेक्ट स्टार्ट कर सके। शरद जेल में लाला को कॉल करता है और उसको बताता है कि आपकी बेल में थोड़ा टाइम लगेगा, आप तब तक बाहर नहीं आ सकते जब तक गुड्डू जिंदा है। वो लाला को एक दूसरी डील देता है
और उससे कहता है कि इस बार अफीम हमारा और नेटवर्क आपका। लाला उसको हाँ बोल देता है। वहीं जेल में गुड्डू के पापा से एक कैदी मिलने आता है और उसको अपनी परेशानी बताता है और उनसे हेल्प मांगता है। तब वो उसकी मर्सी एप्लीकेशन फाइल करने के लिए मान जाते हैं। अगले दिन जेल में गुड्डू की मम्मी अपने पति से मिलने आती हैं और उनको इमोशनली ब्लैकमेल करती हुए उनको अपना केस लड़ने के लिए मना लेती हैं और फिर कोर्ट में वो अपना केस खुद लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। वहीं लखनऊ में माधुरी आईजी को मिलने के लिए बुलाती है और उनको एक ऑफर देती है। वो कहती है वर्दी के बदले आपको एक झूठ बोलना पड़ेगा। आईजी उसके लिए हाँ बोल देता है। यहीं पे एपिसोड 3 खत्म होता है। एपिसोड 4 की स्टार्टिंग में हम त्यागी जी को देखते हैं जो कि अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए कोठे पर जाते हैं, पर वो वहां पर सेक्स नहीं करते बल्कि 2 लड़कियों को रूम में ले जाके एक लड़की के सामने दूसरी को बेल्ट से मारते हैं। वहीं बलिया में लाला के घर पर पुलिस वाले जबरन रेड करते हैं। तब शबनम से मिलने एक पुलिस ऑफिसर आता है और उसको बताता है कि अगर आप लोग ये बिजनेस छोड़ देंगे तो हमको ये नेटवर्क किसी और को देना पड़ेगा, पर धंधा चलता रहेगा क्योंकि इस धंधे से बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी चलती है। वहीं कोर्ट में आईजी माधुरी के कहने पर गुड्डू के पापा के खिलाफ झूठी गवाही देता है जिससे उनका केस और वीक हो जाता है, पर क्योंकि जज साहब गुड्डू की फैमिली के फेवर में रहते हैं वो वर्डिक्ट को होल्ड कर देते हैं। अगली हियरिंग तक डिम्पी इन सब मैटर से बहुत परेशान हो जाती है और रॉबिन से कहती है कि सब लोग अपने मन की कर रहे हैं और अब से हम भी अपने लिए जिएंगे। वहीं शबनम जेल में लाला से मिलने आती है और उसको बताती है कि अब से बिजनेस वो हैंडल करेगी और वो गुड्डू के साथ बिजनेस करने का डिसीजन लेती है। जेल से निकलने के बाद वो सीधा मिर्जापुर जाती है और वहां पे गोलू और गुड्डू से मिलती है। इन लोग मिलके डील को फिक्स करते हैं। तब शबनम कहती है कि सामने वाली पार्टी फेस टू फेस एक बार बात करना चाहती है। ये सुन के गोलू जाने के लिए रेडी होती है। तब बीना बीच में बोलती है कि गुड्डू गद्दी पे बैठे हैं तो उनको जाना चाहिए। शबनम भी इस बात से एग्री करती है और फिर गुड्डू शबनम के साथ नेपाल के लिए निकल जाता है। काठमांडू पहुंच के गुड्डू डील को फिक्स कर लेता है और गोलू को फोन करके बताता है कि डील फिक्स हो गई है और हम कल सुबह यहाँ से निकलेंगे। रात को गोलू के खबरी का कॉल आता है। वो उसको बताता है कि कालीन भैया का पता चल गया है। तब हमको पता चलता है कि खबरी से फोन त्यागी जी ने करवाया था। जी हाँ, वो गोलू की फील्डिंग लगा रहे हैं। गोलू गुड्डू को कॉल करती है ये खबर बताने के लिए, पर गुड्डू उसका फोन आंसर नहीं करता क्योंकि वो शबनम के साथ सेक्स कर रहा होता है। उसके बाद गोलू अकेले बिहार जाने का डिसीजन लेती है और यहीं पे एपिसोड 4 खत्म होता है।